हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 11वीं क्लास है और 11वीं क्लास में हम लोग आपका देख रहे हैं ज्योग्राफी। और इसी ज्योग्राफी के अंतर्गत का पहले हम भू आकृति देख चुके थे। आज हम भू आकृति तथा जो उनका विकास है उसके विषय में हम लोग आपका पढ़ेंगे। तो पहले सबसे पहले हमने क्या देखा? पिछले जो 5th नंबर का जो चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था, उस 5th नंबर के चैप्टर के अंतर्गत हमने भू आकृति में, ध्यान दीजिए, अपक्षय, अपर्दन, निच्छालन और आपका डिपोजिशनल किस प्रकार से बनते हैं, और आपका जो हमने दो प्रकार के बल देखे थे, आपका बाह्य बल, आंतरिक बल, जिनको आंतरजनिक और बाह्यजनिक बल कहा गया था, और हमने आपका पटल विरूपण को पढ़ा। इन सारी चीजों को हमने पिछले लेक्चर में बहुत अच्छे से गौर करके आपका देख लिया था। तो पिछले लेक्चर पढ़ने के बाद अगर किसी कोई डाउट, कोई क्वेरी आपकी रह रही हो, किसी प्रकार का कोई डाउट है या कोई चीज आपको समझ नहीं आ रही है, तो मेरे प्यारे बच्चों, आप मुझसे लाइव जुड़कर चैट के माध्यम से अपनी क्वेरी, अपने क्वेश्चन, अपने डाउट को आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी बच्चा किसी भी स्कूल से। चलिए, किसी का कोई डाउट, किसी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चैप्टर हमारा है भू आकृति और उनका विकास। भू माने होती है पृथ्वी। ध्यान दें आप सभी, शब्दों को समझिए। भू माने होती है पृथ्वी, आकृति माने होती है पृथ्वी पर जो बनी आकृति है, और विकास का मतलब है कि पृथ्वी पर बनने वाली आकृति का विकास कैसे और किस प्रकार हुआ है। उन आकृति को और विकास को हमको इसमें देखना है, और देखकर एक एक करके हमको उन पर बात करनी है और गौर करना है। क्लियर है? चलिए, पृथ्वी के धरातल का निर्माण करने वाले पदार्थों पर अपक्षय की प्रक्रिया के पश्चात भू आकृति कारक जैसे प्रवाहित जल, भूगत जल, वायु, हिमनद तथा अपर्दन करते हैं। आप जानते हैं कि अपर्दन धरातलीय स्वरूप को बदल देता है। निक्षेपण प्रक्रिया अपर्दन प्रक्रिया का परिमाण है। ध्यान दीजिए, जो आपका डिपोजिशन होता है, ये किसकी प्रोसेस से होता है? अपर्दन। अपर्दन का मतलब होता है काटना। क्या होता है? इसका मतलब होता है काटना, की चीज को कट लगाना, ठीक। और निक्षेपण का मतलब होता है धरातलीय स्वरूप में परिवर्तन। अगर किसी प्रकार से धरातल के कोई स्वरूप में आपका परिवर्तन आता है। चूंकि यह अध्याय भू आकृति और उनके विकास से संबंधित है, अतः सबसे पहले ये जानेंगे कि भू आकृतियां क्या है। साधारण शब्दों में छोटे माध्यम से आकार में भू आकृति कहते क्या कहलाता है। आखिर में हम किसको भू आकृति कहते हैं, ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक। अगर पृथ्वी के छोटे से माध्यम में आकार व खंड स्थल को भू आकृति कहते हैं। अगर पृथ्वी को छोटा माध्यम का आकार है, स्थल खंड है, उसको हम भू आकृति कहते हैं या उसको भू दृश्य है। कोई आपने आकृति को देखा, कोई स्पेस को देखा, आपने कोई पहाड़, पर्वत, मैदान, नदी, झील, ये सब क्या है? तो आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, ये सारी हमारी भू आकृतियां हैं। और आकृति को हम इसको भू दृश्य भी कहते हैं। दृश्य का मतलब है जिन चीजों को हम देखते हैं वो क्या है आपका, बेसिकली भू दृश्य है। ये चीजें थोड़ी सी आपको सर्टेन क्लियर होनी चाहिए, ठीक। तो सबसे पहले भू आकृति होती कैसे हैं, कुछ एक आध एग्जांपल हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो ये सबसे बढ़िया आपको कैनियन दिखाई देगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं कई बार पर्वत, पठार इत्यादि। बहुत सी भू आकृति मिलकर भू दृश्य बनाती है। बहुत सारी क्या करती हैं? भू आकृति मिलकर क्या बनाती हैं? भू दृश्य बनाती है। भूतल के विस्तृत भाग प्रत्येक भू आकृतियों को अपनी भौतिक आकृति, आकार, पदार्थ होते हैं जो कि कुछ भू प्रक्रिया और उनके कारकों द्वारा निर्मित है। अधिकतर भू आकृति प्रक्रिया धीमी गति से कार्य करती है। कह रहे बहुत सारी भूमि गति ऐसी हैं जो बहुत स्लो, जो उनकी स्पीड है उस स्लो गति से वो आपका बदलती है, स्लो गति से क्या करती है? काम करती है। इसी कारण से आकार में लंबा समय लग जाता है, और क्या होता है, इसी प्रोसेस में उनका लंबा समय जो आपका लग जाता है। भू आकृति का एक
प्रारंभ होता है, भू आकृति एक बार में बनने के बाद आकार आकृति में बदलाता है। भू आकृति प्रक्रियाओं का कार्य के लगातार धीमे अथवा तेज गति के कारण होता है। ये सारी चीजें, ये सारे प्रोसेस आपका धीमे गति और इन सब चीजों की वजह से होता है, और जिनको हम बहुत अच्छे से आपका देखते हैं। जलवायु संबंधी बदलाव, वायु राशि के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज संचलन के कारण भू आकृति प्रक्रियाओं में गहनता से आपका परिवर्तित हो जाते हैं और भू आकृति रूप में परिवर्तित करती है। विकास का यह है भूतल एक भू आकृति दूसरी भू आकृति के रूप में आपका परिवर्तित होने की अवस्था से इसका अभिप्राय यह है कि प्रत्येक भू आकृति के विकास का एक इतिहास है। कह रहे एक इतिहास है, समय के साथ साथ उनका परिवर्तन हुआ है, एक स्थल विकास की अवस्थाओं में गुजरता है। तुलना जीवन की अवस्थाओं में युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्ध अवस्था से की जा सकती है। प्रौढ़ अवस्था, युवा अवस्था, इन सबसे हम कर सकते हैं। कोई भू आकृति होती है, अगर वो नई नई बनी है तो वो कैसी है, युवा अवस्था में। उसको बहुत लंबा समय आ गया है तो आपका प्रौढ़ अवस्था में, तो वो आपका पूरा अपर्दित हो चुकी है, विखंडित हो चुकी है, क्षण भंगुर जैसी स्थिति में है, तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये भैया अपनी वृद्ध अवस्था में। तो हम इनकी भी तीन अवस्था के बारे में हम बात की चर्चा करते हैं। इन तीनों अवस्थाओं को आप लोगों को गौर करके एक एक करके देखने की आवश्यकता है, तथा इस पर हम लोग आपका बात करते हैं कि युवावस्था, प्रौढ़ अवस्था और वृद्ध अवस्था क्या होती है और किस प्रकार से उसको तो ये सारी अवस्थाओं को हमने इन पे गौर किया, चर्चा किया, एक एक करके हमने इनको आपका देख लिया। बात कर रहे हैं प्रवाहित जल, इसकी प्रवाहित जल। अब जल को आप एक नॉर्मल फॉर्म में देख सकते हैं कि भैया पानी क्या है, आपका बह रहा है, जल जो है आपका बह रहा है। क्या जल की अवस्थाएं होती है? जल भी युवा हो सकता है क्या? अब आपका जल भी प्रौढ़ हो सकता है क्या? जल भी आपका वृद्ध हो सकता है? बताइए मेरे बच्चों, जो जल है क्या ये आपका युवा हो सकता है, क्या प्रौढ़ हो सकता है, क्या आपका वृद्ध हो सकता है? तो आप कहेंगे नहीं, मैं कहूँगा गलत, जल की तीनों ही अवस्था है। आप कहेंगे सर क्या जल के कलर में कोई आपका फर्क आ जाता है, जिससे आप कह रहे हैं कि युवा है, प्रौढ़ है और आपका वृद्ध है? तो मैं कहूँगा नहीं, ऐसा भी नहीं। फिर आप किसके बेसिस पे आप ये कह रहे हैं कि जल की स्पीड्स हैं, या उसको हमने कुछ एज के हिसाब से ही कुछ कैटेगराइज किया है? बेसिकली है क्या, हम लोग कैसे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं? तो इसका क्लासिफिकेशन बड़ा सिंपल है। इसका जो हम लोग अपना एक क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, उसका रीजन है स्पीड के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, वाटर को हम लोग, जो हमारा जल है उसी को हम लोग स्पीड के आधार पर हम आपका तय करेंगे कि युवा अवस्था में है, वृद्ध अवस्था में है, या अपनी प्रौढ़ अवस्था में। क्लियर है? आइए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आर्द्र क्षेत्र, एरिड एरियाज। बताइए बच्चों, आर्द्र क्षेत्र कहाँ होते हैं? जहां पर ह्यूमिडिटी अधिक हो, अत्यधिक वर्षा होती है। ध्यान दीजिए, ये सारी कंडीशन है इसकी, आंध्र प्रदेश की। अत्यधिक वर्षा हो, प्रवाहित जल सबसे महत्वपूर्ण हो, भू आकृति कारक है, और इम्पोर्टेंट ध्यान देखिए, जो पृथ्वी पर बनने वाला स्ट्रक्चर है, पर्वत, पहाड़, पठार, मैदान, ये सारी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो क्या करती हैं, धरातल का निम्नीकरण का उत्तरीय उत्तरदायी है। निम्नीकरण का मतलब होता है उसको डिग्रेड करने के लिए, उसको घटाने के लिए, उसका अपक्षय करने के लिए, अपहरण करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है? तो प्रवाहित जल के दो तत्व हैं, जल जो बह रहा है उसके दो तत्व हैं। ध्यान दीजिए, प्रवाहित जल के दो तत्व हैं, एक धरातल की परत के रूप में फैला हुआ है प्रवाहित, और दूसरा रेखीय प्रवाह जो घाटियों, नदियों, सरिताओं के रूप में बहता है। भाई एक जल है जो आपका है धरातल पर आपके परतों के रूप में फैला है, दूसरा क्या है जो आपके रेखीय प्रवाह, यानी कि जो आपकी नदी के रूप में बह रहा है, घाटियों के रूप में बह रहा है, जो आपका इस तरीके से बहता जा रहा है। एक है कि ओवरऑल इस तरीके से फैला हुआ है। तो दो प्रकार की बात करी गई है। प्रवाही जल द्वारा निर्मित अधिकतर अपरदन स्थल स्वरूप ढाल प्रवणता के अनुरूप बहता है। ढाल प्रवणता का मतलब समझते हो? ढाल प्रवणता का सिंपल मतलब है कि जिस तरफ को आपका स्लोप होगा, ढाल होगा, जल उस तरफ को बहेगा।
मान लीजिए पूरब से पश्चिम की तरफ पृथ्वी का झुकाव है, इस तरीके से, ऐसे मान लीजिए। अब मैं अगर बिल्कुल सीधा कर दूं, इस तरीके से कर दूं, तो कहां को बहेगा जल? इधर। और अगर मैं ऐसे कर दूं तो कैसे बहेगा? ऐसे। तो हमें ध्यान रखना होता है कि बेसिकली जो हमारी पृथ्वी है या हमारी जो आपका भूपर्वती है, पर्वत है, पहाड़ है, पठार है, मैदान है, क्या चीज है, उसकी दिशा, उसका ढाल किधर को है, आपकी प्रवणता। जैसे गंगा निकलती हिमालय पर्वत से, अब वो कैसी है? उत्तर की तरफ ऊंची है, और पूर्व की तरफ क्या है आपका? उसका स्लोप बना हुआ है। तो कहां से बहती है? आपका उत्तरकाशी से निकलकर कहां पहुंच जाती है? आपका ध्यान दीजिए, बे ऑफ बंगाल तक आपका आउटफ्लो करती है। तो ये क्या है? तो ध्यान दीजिए, ढाल प्रवणता के अनुरूप बहती है, जिस तरफ उसका ढाल होगा। नदी की आक्रामकता युवा अवस्था से संबंधित है। यहाँ थोड़ा सा आपको गौर करने की जरूरत है, और आप इसे अगर मैं प्रैक्टिकल एक एग्जाम्पल दे दूंगा समझ आ जाएगा। जैसे कह रहे हैं, नदी की आक्रमण युवा अवस्था संबंधित है। अब आप कहेंगे सर क्या नदी आपका लड़ने जाती है? तो मैं कहूंगा नहीं, लेकिन उसके फीचर्स क्या था? फीचर्स मतलब सर उसमें कुछ नया चीज आपको टेक्नोलॉजी लगी? तो नहीं, फीचर्स का मतलब समझिए बच्चों। फीचर्स का मतलब है जब नदी आपका ग्लेशियर से निकलकर ऊपर से नीचे गिरती है, और जब वो पहाड़ों में बहती है तो झन 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 की आवाज आती है, और सब बहुत स्पीड में बहती है। आप देखिए, जब आपका चाहे मंदाकिनी निकलती हो, अलकनंदा निकल रही हो, और चाहे गंगा निकलती हो, भागीरथी निकलती हो, काली निकलती हो, पिंडर निकलती हो, घग्गर निकलती हो, कोई भी नदियों का आप देखिए, चाहे वो आपका, आप देखेंगे आपका नर्मदा है, ठीक, कावेरी है, गोदावरी है, आप कृष्णा है, महानदी है, महानंदा है, कोई भी नदी है, जब ये बहती है, निकलती है, ये ढाल से नीचे गिरती है और पहाड़ों में स्पीड से बहती हैं। और स्पीड क्योंकि स्लोप अधिक होता है, और स्लोप अधिक होने की वजह से स्पीड पकड़ती हैं, और स्पीड पकड़ने की वजह से अपने साथ बड़े बड़े कंकड़ पत्थर अपने साथ बहाकर ले जाती हैं। और यही कंकड़ पत्थर क्या हैं? इनके यंत्र हैं। यंत्र मतलब जिनसे ये कटाप छटाप करेंगी, जहां लगेंगे वहां तोड़ते चले जाएंगे, अपने साथ वहां इकट्ठा करके ले जाएगी। देखिए, तो नदी क्या कर मतलब युवा अवस्था, जब नदी निकलकर पहाड़ों से नीचे गिरती है, उसको कह रहा है। तो तेज ढाल लगातार अपरदन का कारण मन ढाल में परिवर्तित हो जाता है, और परिमाण स्वरूप नदियों का वेग कम हो जाता है, जिससे कि निक्षेपण आरंभ होता है। और तेज ढाल से बहती हुई सरिता का मतलब होता है नदियां जो भी निकलती, उनको बोलता है सरिता। नदियों से बहती हुई कुछ निक्षेपण भू आकृति बनाती हैं, और लेकिन ये नदियों के माध्यम से ढाल पर आकृति का निक्षेप बहुत कम होता है। प्रवाहित जल का ढाल जितना मंद होगा, उतना ही अत्यधिक निक्षेपित होता है। जब लगातार अपरदन नदी के समतल भाग में होता जाता है, तो अधोमुखी कटाव कम हो जाता है, और तटों का पार्श्व अपरदन बढ़ता रहता है। पार्श्व का मतलब होता है नीचे की तरफ जब काटती है नदी, अपने जब तल को काट कर चलती है, उसी को बोलते हैं पार्श्व अपरदन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, बहुत बार कंफ्यूजिंग करता है कि फर्श को काटते जा रही है क्या? तो फर्श नहीं काटती, मतलब पार्श्व अपरदन मतलब होता है पृथ्वी जब अपने तल को काटती है, जहां नदी बहती है। काटेगी कैसे? जो अपने साथ कंकड़ पत्थर बालू जो लेकर चलती है, वो नीचे फ्रिक्शन करते हुए जाएंगे। आपने देखा होगा, जब कोई नदी बहती है, या मानी कि बारिश हुआ, आपका झरना बहा, और उसके बाद जब पानी सूख जाता है, आप उसको गौर करके देखिए, उसमें छोटे छोटे कंकड़ पत्थर और अनेक आकृति आपको बनी दिखाई। या कोई अगर पानी आपका किसी स्थान पर बह रहा है, लग रहा रोड को, वो धीरे 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 करके उस रोड को तोड़ देता है। तो ये सारी चीजें क्या है? कि प्रोसेस ऑफ अपरदन है। और आपको पता है जब वो ढाल पे आएगी तेव। अब देखिए, गंगा के एग्जाम्पल को समझ। जब तक गंगा आपका पहाड़ में बहती है, पर्वतीय क्षेत्र, कैसी बहती है? बहुत स्पीड में बहती है। जैसे देव प्रयाग में अलकनंदा और आपका भगीरथी मिलती है, स्पीड कम हो जाती है, क्योंकि वहां भाव थोड़ा सा आपका चौड़ा होता है। लेकिन जैसे ही वो ऋषिकेश को पार कर हरिद्वार में प्रवेश करते हैं, और फिर हरिद्वार के बाद जब वो आपके मैदानी भाग आपका बिजनौर के में एंटर करेगी, तो आप देखते होंगे उसका भाव बहुत चौड़ा हो जाता है। और कैसी जाती है? शांत। बहती तो है, स्पीड भी होती है, लेकिन उतनी स्पीड नहीं होती जितनी स्पीड कहाँ थी, उसकी पर्वतों में थी। तो जैसे ही मैदानी भाग में प्रवेश करती है, तो उसकी स्पीड हल्की हो जाती है। और आप देखते हैं गंगा के जो पास पड़ोस के क्षेत्र हैं, उनको बोलते हैं बेसिन एरिया। उस बेसिन एरिया में क्या करती है? रेत बालू कंकड़ पत्थर, मोटे मोटे पत्थरों, आपने देखा होगा हरिद्वार के अंदर पत्थर छोड़ती है मोटे। क्यों? वो सबको पहाड़ों में से अपने साथ बहा कर लाती है और वहां उनको छोड़ देती है। ठीक।
और जब नदी आगे बहती है और बढ़ती बहती होती है तो अपने साथ जितना भी मटेरियल लेके जाती है धीरे 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 करके वो आपको जमाव करते चल जाती है और अंतिम रूप से बे ऑफ बंगाल में पहुंचकर अपने आप को निक्षेपित कर देती है। वहां स्पीड बहुत हल्की हो जाती है। तो नदी की कितनी अवस्था? 3। पहली जब वो निकलती है ढाल में होती है, दूसरी जब वो मैदान में प्रवेश करे उसका स्पीड कम हो जाए, और बुराद अवस्था जब नदी किसी खाड़ी में मिल जाए या किसी समुद्र में मिल जाए तो समुद्र से जो मिलने वाली स्थिति होती है उसी को बोलते हैं हम बृहद अवस्था। तो मेरे हिसाब से ज्यादा अच्छा आपको समझ मेरे समझाने के रूप में आपको आ गया होगा। अलग अलग प्रोसेस को हम लोग देखेंगे। युवा अवस्था क्या है, ये फिलहाल जल वाली चीजें हैं। अगर आप इसको अभी से मैंने बता दिया तो आगे आप युवा अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, वृद्ध अवस्था को क्लियर करके ले जाएंगे। मेरे बच्चों एक बार इसको देख लीजिए फिर आगे बढ़े। देख लिया बच्चों, आगे बढ़ जाए। तो बेसिकली इतना हम लोग आपका देख चुके हैं। इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे और बात करेंगे स्थल प्रभाव, ओवरलैंड फ्लो, परत अपरदन का कारण है। कह रहे ओवरलैंड फ्लो जो होती है, परत अपरदन, अर्थ मतलब भूपर्पटी का कट जाना ही हम लोग परत अपरदन। ये क्या है? ओवरफ्लो का जो है कारण जो है आपका बेसिकली बनती है। परत प्रवाह धरातल की अनियमितताओं के आधार पर संकीर्ण और विस्तृत मार्गों से हो सकती है। अलग अलग जो मार्ग हैं उनसे हो सकती है। प्रवाहित जल, जो जल बहता है वो घर्षण के कारण बहते हुए जल के कम या अत्यधिक मात्रा में बहाकर लाए गए तल छटों के कारण छोटी एवं तुंग क्षुद्र सरिताएं बनाता है। कुछ चीज कर आ रही है, छोटी नदी बहती है, कुछ धारा जो है आपकी बनाती है। ये क्षुद्र सरिताएं धीरे धीरे लंबी और विस्तृत अवनालिकाओं में विकसित हो जाती है। इन अवनालिकाओं के कालांतर में गहरी, चौड़ी एवं लंबी विस्तृत होकर एक दूसरे के समाहित होकर घाटी की जाली बना देते हैं। आप देखते हैं जाल सा बन जाता है जब अवनालिका, यानी कि जब नालियां सी बहती हैं पानी की, आपने देखा होगा इस तरीके से कोई बह रही है, इस तरीके से बहने लग जाए, इस तरीके से कोई निकल जाए, तो ये क्या है? अवनालिका सी बन जाती है। तो प्रारंभिक अवस्थाओं में अधोमुखी कटाव अधिक होता है, ठीक, जिससे अनियमितताएं जैसे जल प्रपात, तो पानी जलप्रपात आदि लुप्त हो जाते हैं। मध्य अवस्था में सरिता नदी धीमा कटाव करती है। घाटियों में पर्श अपरदन अधिक होता है। पर्श मतलब ऊपर का जो अपरदन है वो कैसा होता है? अधिक होता है। कालांतर में घाटी के किनारे के ढाल की मंद होती है। इसी कारण प्रवाहित बेसिन के माध्यम से विभाजक तब निम्न हो जाते हैं जब ये पूर्णतः समतल नहीं होते। कैसे होते हैं? पूर्णतः समतल नहीं। अंततः एक धीमे उच्चावच का निर्माण होता है। इनमें यंत्र तंत्र अवरोधी चट्टानों के अवशेष दिखाई देते हैं, जिनमें अगर आप देखेंगे जब नदी घाटी किनारों पर बहती है, इस प्रकार द्वारा बता रहा हूं मैं, नदी के माध्यम से विभाजक निम्न हो जाते हैं, तब ये आपका पूर्णतः समतल नहीं होते। अब बह रही है, कुछ कटाव चटाव कर दी, ऊंची नीची रहती है, और जो अपने साथ जिन चीजों को लेकर बहती है तो कटाक फटाक के कारण बहते क्षेत्र पर एक स्थिति बनती है, उसको बोलते हैं मोनाडोनॉक, मोनाडोनॉक्स आपका बनती है। क्लियर है? ये स्थिति होती है जब मान लीजिए नदी बह रही, तो इस तरह का अपरदन करना चाहिए था, लेकिन वो इस तरह का अपरदन जो है आपका नहीं करती, तो ऐसी कुछ स्थिति बनती है, इसी को बोलते हैं हम लोग अपरदन। प्रवाहित जल से नियमित प्रवाहित अवस्था में स्थल आकृति संबंधी विशेषताओं का संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है। ऐसा है, इन सब चीजों में आपका जो हमारा संक्षिप्त आपका विवरण है वो आपको निम्न प्रकार से देखने के लिए आपको मिल जाए, ठीक, और आप इनको अच्छे से देख सकते हैं और इनको बहुत अच्छे से बात भी कर सकते हैं। ये विवरण बेसिकली किस प्रकार का है और कैसे आपको देखने के लिए मिलेगा। क्लियर है? यहाँ तक किसी कोई डाउट, कोई क्वेरी?
अब नदी में 3 अवस्था की बात कर रहे थे, तो सबसे पहले हम युवा अवस्था को देखेंगे। बच्चों, युवा अवस्था क्या? अब युवा तो आप ही हैं बच्चों, तो बताइए। बात कर रहे हैं युवा अवस्था की। इस अवस्था में नदियों की संख्या बहुत कम होती है। नदियां यू आकार की घाटी बनाती हैं। इसमें बाढ़ के मैदान अनुपस्थित या सक्रिय बाढ़ के सम्मुखी नदी के साथ पाए जाते हैं। जल विभाजक अत्यधिक चौड़े व समतल होते हैं, जिन्हें दलदल या झील होती है। उन्हें समतल धरातल की नदी विसर्व विकसित होती है। ये विसर्व अत्यधिक चौड़े व आपका गंभीर भूत होते हैं, ठीक, गहराई के साथ बढ़ते हैं। अब नालिका कठोर पाई जाती है और आपका परिक्षेपिकाएं बनती है। ये सारी चीज होती है। नदी बह रही है तो पहली बात, नदियों की संख्या बहुत कम होती है। यू आकार की घाटी बना, यू वी आकार की कैसी बनाती है? वी आकार। जब नदी ऊपर से नीचे गिरेगी, कटाव करेगी, इस तरह से निकलेगी। और जिसमें अनुपस्थित सक्रिय बाढ़ के मैदान पाए जाते हैं। जल विभाजक अत्यधिक चौड़े में समतल होते हैं, ठीक, और प्रौढ़ अवस्था में। अब है इसकी प्रौढ़ अवस्था। इस अवस्था में नदी में अधिक मात्रा हो, जल की मात्रा अधिक, सहायक नदियां भी इसमें आकर मिल जाती हैं और वी आकार की घाटी होती है। ध्यान दीजिए, सहायक नदियां आकर इसमें मिल रही हैं, जल की मात्रा अधिक होती है, वी आकार की घाटी बनाती है, लेकिन गहरी होती हैं। मुख्यतः नदी व्यापक और विस्तृत होने की वजह से बाढ़ के मैदान में प्रवेश करती हैं। घाटियों के भीतर विसर्व बनती हैं। विसर्व मतलब होता है इस तरीके से बहती हैं नदियां, ठीक है। युवावस्था में निर्मित स्थल विस्तृत के दलदलीय लुप्त हो जाते हैं। नदी विभाजक स्पष्ट होते हैं। प्राची का प्रभाव में आपका लुप्त पाई जाती है। इस तरीके से युवा और प्रौढ़ अवस्था आपको देखने के लिए मिल जाती है। चलिए, देख लिया। इसके बाद है वृद्ध अवस्था, ओल्डेस्ट। वृद्ध अवस्था में छोटी सहायक नदियां कम होती हैं, यानी कि सहायक नदी जो होती हैं वो आपके कम हो जाती हैं, छोटी तो, और ढाल मंद हो जाता है क्योंकि अब अंतिम रूप से मिलने वाली होती है। स्वतंत्र रूप से बाढ़ के मैदान में प्रभावित होती है। विसर्व एवं प्राकृतिक तटबंध गोखुर झील बनती हैं। विभाजक समतल होते हैं। झील दलदल पाई जाती है। बूंद रस्से समतल, ये सारी चीज इसमें देखने के लिए मिलती है। तो बच्चों, हमने नदी की स्टेप को देख लिया, किस स्टेप में बहती है। तो युवा, प्रौढ़ और आपका वृद्ध। तो युवा अवस्था कैसी होती है, प्रौढ़ अवस्था में कौन कौन से फीचर्स हैं, किन किन चीजों को अपने साथ कैरी करती है, इन सब चीजों आपका चीजों को देखा। तो फिलहाल हम लोग आपका इतना ही देखते हैं इसी में, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है। अपराधित स्थल आकृतियों को हम लोग कल देखें। देखिए, एक जल से बनती है स्थल आकृतियां, एक हिमानी से बनती हैं और एक आपका वायु से बनती है। क्लियर है? तो इन तीन को हम लोग देखेंगे। क्लियर है? और एक आपका ज्वालामुखी से भी बनती है। तो मेनली हम तीन को देखेंगे, जल, हिमानी और वायु से अपराधित। बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फिजिकल ज्योग्राफी का आपका मेन फीचर्स है। आप 11th के बाद 12th में आपको मौका नहीं मिलेगा पढ़ने का, लेकिन ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में, ये कॉम्पिटिशन में इसका बड़ा महत्व है। क्लियर है? तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।